नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और अब जो है मध्य प्रदेश में वो मंत्री हैं। 5 बार के सांसद रहे हैं, लेकिन पहली बार के विधायक हैं। बहुत बड़ा इनका एक, अगर हम कह सकते हैं तो पॉलिटिकल इनका कैरियर है। तमाम पदों पे रहे हैं, बहुत सारे इन्होंने काम किए हुए हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत डायनामिक लीडर माने जाते हैं। चलिए आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे प्रहलाद सिंह पटेल जी से। सर, आपका स्वदेश न्यूज में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत दिनों से हम लोग चाह रहे थे कि आपसे एक इंटरव्यू हो। सर, एक बहुत लंबा आपका पॉलिटिकल कैरियर है, बहुत रूप में, अनेक रूप में हमने देखा हुआ है आपको। जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे सावन आए, केंद्र में आप रहे, अब मध्य प्रदेश में राज्य की राजनीति में मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं। कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? कार्यकर्ता एक पुस्तक है दत्तोपंत ठेंगड़ी की। उस कार्यकर्ता की जो परिभाषा है, मैं उस परिभाषा का एक कार्यकर्ता हूँ। और इसलिए ये जो बातें आपने गिनाई हैं, तो जीवन के उस रास्ते में ये सब पड़ाव हैं जो आने ही हैं। सभी के जीवन में आते हैं, खाली हमारे जीवन में नहीं। और उसमें उतार चढ़ाव सब कुछ होता है, लेकिन लक्ष्य आपका होता है कुछ और। ये रास्ते के गतिरोध है। तो जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचना, और मेरा जो लक्ष्य है वो मेरे आराध्य परम पूज्य श्री अवस्थी जी के द्वारा दिया हुआ मार्ग और संकल्प है। हो सके तो निष्कलंक जीवन जीकर कुछ समाज को देकर जाना। जिस रास्ते पर तुम चलो उस पर कुछ लोग चलने का मन बनाएं। तो मुझे लगता है वो है, कोशिश ये है कि भले वो रास्ता कठिन आपने चुना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग पीछे आने वाले लोग उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये रास्ता पसंद होगा और उस पर चलने की कोशिश करेंगे। तो आप कैसे हैंडल करते हैं जब क्रिटिसिज्म होता है? आप ही ने कहा बहुत उतार होते हैं, कभी चढ़ाव होता है, कभी क्रिटिसिज्म होता है। आप काफी डायनामिक लीडर माने जाते हैं और उसका अगर हम उसी सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो कई बार आप बहुत बोल्ड राजनीतिक हैं, तो कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है। इसकी परवाह करनी नहीं चाहिए। परसेप्शन हर 6 महीने में, साल भर में हमारे बारे में क्या बना, ऐसा पैमाना तय करने वाले भी लोग हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ ये परसेप्शन बनेंगे, बिगड़ेंगे। परसेप्शन बनाने वाले ही परसेप्शन बनाते हैं और परसेप्शन बिगाड़ते हैं। तो उनका काम उनको करने दीजिए। आपके काम में आपको ये देखना होगा कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। मेरे गुरुदेव ने मुझसे 2 बातें कही थी। अच्छा करो तो भूल जाना, गलती करो तो याद रखना, ताकि उसकी पुनरावृत्ति ना हो। हमको अपने काम से संतुष्टि अगर है, अगर आपके मन में कोई लालच और पूर्वाग्रह नहीं है तो सही फैसला लेंगे आप। लेकिन आपके मन में लालच है, किसी को देखकर कुछ करना है, नकल करनी है, गड़बड़ होगी। मैं नकल करता नहीं, मैं अपने रास्ते पर चलने का आदी हूँ। जो जिम्मेदारियां मिले वो जिम्मेदारियां डिस्क्राइब होती है। आप उस फ्रेमवर्क के बाहर नहीं जाएंगे तो आप पे कौन उंगली उठाएगा। और जो चीजें मैं करता हूँ तो फिर कहकर करता हूँ, ये मैं नहीं मानूंगा या मैं ये करूंगा। हाँ। तो मुझे लगता है ये आपका फैसला है। अब उसमें कोई लोग कहते हैं नुकसान होता है, कोई कहता है ऐसा हो जाएगा। हानि और लाभ व्यापारी सोचेगा। नेता को या परोपकार करने वाले को हानि लाभ की चिंता नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिशियन को चिंता नहीं करनी चाहिए हानि लाभ। मेरी राय ऐसी नहीं करनी चाहिए चिंता। सर, ये सवाल शायद आपसे कई बार पूछा जाता होगा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में थे, अब डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में हैं। कैसे बताएंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कंपैरिजन नहीं करने बोल रही हूँ, बट काम किया आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, अब डॉक्टर मोहन यादव। नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करना जीवन का सौभाग्य है। और मैं गर्व है मुझे कि देश के 2 महान नेताओं के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। एक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कमतर लोग होंगे जिनको दोनों प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मुझे मिला। आज मोहन जी के साथ काम कर रहे हैं। काम करते समय आपको अपने तय करना है कि मुझे जो काम दिया गया है मैं उसे पूरी मुस्तैदी के साथ करूं। हमारे लीडर डॉक्टर मोहन यादव हैं और उनकी लीडरशिप में हम कितना बेहतर काम कर सकते हैं ये होना चाहिए। मोदी जी के समय जो हमने काम किया वो अनुभव हमारे साथ है।
उन अनुभव को मैं शेयर करता हूँ और खुलकर करता हूँ। मैंने केंद्र में ऐसा देखा है, यहाँ हो सकता है क्या, और मैं उनको धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि वो उन बातों को नोटिस में लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है, सुखद संकेत है कि राज्य की राजनीति में, मैंने तो कभी राज्य की राजनीति की नहीं, और ऐसी स्थिति में जब ये भूमिका मिली तो इन 8-9 महीनों में जो मैंने सीखा और देखा, मुझे भी सीखने का मौका है कि मैं लास्ट पॉइंट डिलीवरी करने में आने वाली कठिनाइयों को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। वहाँ तो ये अवसर नहीं था, वहाँ तो हमें राज्य के आंकड़ों पर ही विश्वास करना होता था, या कभी हम मैदान पर जाते थे और कोई कमी बेसी दिखती थी तो हम राज्य को बोलते थे भाई ये तो ठीक नहीं है, इसको जरा ठीक करो। लेकिन अब यहाँ पर लौट कर आने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, हम जो खामियां देखते हैं उसे हमें ही दूर करना है, और जो चीज़ें हमें केंद्र को रिपोर्ट करनी है तो प्रामाणिकता के साथ हमें रिपोर्ट करना होगा, तो शायद और भी लोग हमारी तरफ देखने के लिए आएंगे। तो मुझे लगता है ये फर्क है काम करने का। सर, आप मंत्री थे केंद्र में और अचानक से तय हुआ, जो हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, तय हुआ कि आप लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ना है और आप लोग को रिजाइन करके आप यहाँ आ गए। तो उस समय मन में क्या भाव थे? बस यही कि ठीक है, पार्टी ने कहा है, मैं कार्यकर्ता हूं, मैं करूंगा, लेकिन केंद्र में मंत्री होना, और फिर आप चूंकि 5 बार के सांसद रहे, विधायक पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे, तो कहीं कुछ मन में ऐसा संशय भी, अरे विधायक का चुनाव लड़ना है, मैं तो केंद्र में हूँ, सांसद हूँ, मंत्री हूँ? शायद मैं अकेला आदमी था जिसने प्रसन्नता व्यक्त की थी। अच्छा। बाकी लोगों के बारे में तो मैंने नहीं सुना, पर मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के फैसले का स्वागत करता हूँ। आप खुश थे एकदम? मैं खुश था, क्योंकि देखिए जीवन में मैंने 8 लोकसभा के चुनाव लड़ लिए थे। आप कितना चुनाव लड़ेंगे? हाँ। तो मुझे लगता है कि ये एक नया अनुभव था, तो मैं तो खुश था। मैंने कहा, मैंने स्वागत किया था। उस समय जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उसके बाद नतीजे आए, जो एक परसेप्शन की बात करते हैं हम लोग, राजनीति में जो बात होती है, तो परसेप्शन ये बना था कि आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और आप शायद बन ही रहे थे, ऐसा जो परसेप्शन की बात कर रही है। लेकिन चीजें, हालात अलग रही, कोई और व्यक्ति बना, तब क्या भावना? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हर 6 महीने में, साल भर में परसेप्शन की चिंता करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब मैं नहीं रहूंगा और जो मेरे बारे में परसेप्शन होगा वो सही है। देखिए, आज मैं जो हूं कल ऐसा ही रहूंगा, इसकी गारंटी नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि आपके बारे में लोग अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, अनुमान लगाएंगे। मैं बहुत बार, बरसों से, 10 साल 15 साल पहले से, कभी कोई प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाता था, कहीं कोई राज्यसभा में भेजता था, मुझको कभी फर्क नहीं पड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जानता हूँ। एक कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी आपको मिले उसको पूरा करना। मैं 4 अलग अलग लोकसभा से चुनाव लड़ा हूँ, और कभी भी मुझे कोई 6 महीने पहले नहीं कहा गया कि आपको यहाँ से लड़ना है। 1 महीने पहले ही कहा गया कि आपको यहाँ लड़ना है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, पार्टी के लोग हैं, कुछ लोग अब नहीं हैं जो फैसला करने वाले हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहा कि मैंने एक बार भी कहा हो कि साहब पुनर्विचार कर लीजिए, जबकि मेरे पास संसाधन नहीं थे, मेरे पास पैसा नहीं था। हाँ, कार्यकर्ताओं की फौज थी, वो ताकत थी मेरे पास, और उसी की दम पर हमने मुकाबला किया, और छिंदवाड़ा में मैं चुनाव हारा भी, लेकिन कमलनाथ जी को टक्कर दी थी। मगर हारने के बाद भी लोग याद करते कि हाँ वो चुनाव हुआ था। कमलनाथ जी को भी याद है, हाँ। और कमलनाथ जी के बाकी लोगों को भी याद है, और हमारे कार्यकर्ताओं को भी याद है। तो सर, क्या पार्टी आपको ये जो आपने कहा कि अलग अलग आपको क्षेत्र दे देती है, 1 महीने में बोलती है चलिए ये कर लीजिए, यहाँ से आपको चुनाव लड़ना, क्या ये आप पर अटूट विश्वास है? जो कि आपने कहा, आप कभी ये नहीं कहते कि पुनर्विचार करिए, मैं ऐसा शायद ना कर पाऊं, आपने कभी संशय या आशंका ये नहीं कभी जताई? पार्टी को विश्वास रहता कि आपको देगी वो कोई दायित्व, नई जिम्मेदारी, और आप बिल्कुल उसमें सक्सेसफुल उतरेंगे, क्या ये रहता है थॉट? अब ये पार्टी के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन जैसे बालाघाट का जब फैसला हुआ था, मैं मॉरिशस से बुलाया गया था। हाँ। मैं DGNY केस था, मेरे खाते में 27,000 कुछ रुपया था। तो मैंने ये बात जरूर कही थी, मेरे पास पैसा नहीं है, वहाँ जातिवाद है, और मैं जातिवाद का घोर विरोधी हूँ, शराब का विरोधी हूँ, नशे का विरोधी हूँ, और वहाँ यही संकट सामना करना पड़ेगा। तो पार्टी ने उसको सकारात्मक तौर पर लिया था, और मैं अपनी जिद पर ही, अपने मूल्यों पर चुनाव लड़ा। मैंने जातिवाद को ठेंगा दिखाया, मैंने शराब के ठेकेदारों को ठेंगा दिखाया, और नशे के खिलाफ अभियान चलाकर चुनाव जीत गया। तो मुझे लगता है कि आपसे ईश्वरीय शक्तियां काम करा देती है, आपको निमित्त बनना होता है, आप कुछ खुद नहीं होते हैं। बालाघाट में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, मेरा कोई परिचय नहीं था, और बालाघाट का चुनाव मैं कठिन चुनाव मानता हूँ। जब मैं बालाघाट में गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरा स्वागत बालाघाट बंद करके किया था। हाँ। इतना तगड़ा विरोध था। हाँ।
तो फिर भी मैंने कभी उससे मैं विचलित नहीं हुआ। पार्टी ने फैसला किया है, जन ने फैसला किया है, जो उनको बात करनी है, हमें थोड़ी बात करनी है। बिल्कुल नहीं होते ना। सामान्य तौर पर जो जिम्मेदारी आपको मिले उसको सहजता से पूरा करिए, इससे ज्यादा सोचता नहीं। सीएम में आपका नाम चल रहा था, बट आपका नाम अनाउंस नहीं हुआ, तब कैसा लगा? भाई परसेप्शन आप जैसे लोग बनाते हैं, मैंने नहीं बनाया मन, तो उसमें क्या दिक्कत क्यों होनी चाहिए? और ये कभी जब तक नहीं मानना चाहिए जब तक कोई पार्टी फैसला न कर दे। भारतीय जनता पार्टी के फैसले कोई अनुमानों के आधार पर नहीं होते, जब फैसला हो जाए तभी मानना चाहिए कि आपको जिम्मेदारी है। मुझे नरसिंह विधानसभा लड़ने का नहीं कहा होता तो मैं कैसे अनुमान लगाता? मुझे कहा, मुझसे पूछा कि ऐसा तय हुआ है, मैंने कहा करेंगे, मैं तैयार हूँ। सर, जो विभाग आपके पास है, खास करके अगर हम पंचायती राज की बात करें, अभी आपने 3 दिन का कार्यशाला का आयोजन किया था, उसकी बहुत प्रशंसा भी हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ। और लोग अक्सर कतराते हैं कि जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा करना तो लोग डिमांड करेंगे, वोटिंग तो नहीं कर देंगे, बाकी तो नहीं कर देंगे। मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने जीवन भर ग्रामीण विकास या गांव की समस्याओं को लेकर राजनीति की है, मेरे क्षेत्र भी वही रहे हैं। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो पंचायती राज का मूल तत्व है कि जो आपके पास संसाधन है उसमें आप अपनी आत्मनिर्भरता का रास्ता खोजिए, आपकी ज़रूरतें पूरी हों। कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा है तो फिर बाहर से कोई सहयोग लेकर उसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़े तो उसको कर लीजिए। लेकिन पंचायती राज ये कभी नहीं कहता कि कर्ज लेकर घी पीजिए, इससे तो कोई आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। तो मुझे जो चैलेंजेस दिखे उनको मैंने आइडेंटिफाई किया। शहर से लगी पंचायतों में अर्ध शहरी जो पंचायतें हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, इनको एड्रेस करना चाहिए। कैलाश जी ने उसकी अध्यक्षता की और एक बहुत अच्छी रिपोर्ट उन्होंने दी है। फिर दूसरा मुझे लगा ट्राइबल ब्लॉक, पेशा ब्लॉक, नोटिफाइड एरिया, इनकी समस्याएं एक है लेकिन उनको एड्रेस करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। विजय साह जी ने उसकी अध्यक्षता की, उसकी एक रिपोर्ट आ रही है, बहुत अच्छी रिपोर्ट होगी, मेरा विश्वास है। तीसरा, केंद्र से पैसा चाहिए, राज्य से पैसा चाहिए, सांसद विधायक से पैसा चाहिए, लेकिन हम खुद कुछ ना लगाएं। तो केंद्र के पैसे का उपयोग आप कैसे करेंगे? टाइप्ड अनटाइप्ड है, इसको साहब अनटाइप्ड कर दीजिए, जाके मर्जी आए तो हम खर्च कर सकें। तो पीएचई मिनिस्टर जो जल जीवन मिशन के बाद जो मुझे लगता था, क्योंकि महामंत्री रहा हूँ, ग्रे वाटर मैनेजमेंट और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट का चैलेंज गांव के भीतर आने वाला है। अगर उसके पास में आप पैसा अभी से नहीं रखेंगे या काम नहीं करेंगे तो ये सुंदर गांव, पानी तो मिल जाएगा पीने का लेकिन कीचड़ और गंदगी से भरे होंगे। ये काम आपको करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि इस पर एक रिपोर्ट होनी चाहिए। तो जो जल जीवन मिशन देख रही हैं पीएचई मिनिस्टर, उनको संपतिया जी को चेयर किया उन्होंने। फिर मनरेगा के पैसे पर विवाद है। मैंने अभी मजदूरी का पैसा भर दिया है और मटेरियल के पैसे पर मैंने रोक लगाई, इस पर बहुत बवाल मचा है। उस दिन सरपंचों ने वो भी किया था। मैंने कहा दबाव नहीं होना चाहिए, वो मजदूरों की योजना है और इसके लिए कृषि और पशुपालन मंत्री को उसका चेयरमैनशिप और को चेयरमैनशिप दी एदल सिंह जी कंसाना और लखन पटेल जी को। फिर ई पंचायत बनाना है, फाइनेंशियल वित्तीय पारदर्शिता हो, बाकी लोगों को दिखे कि नहीं आप क्या कर रहे हैं, उसको चेयरमैन ने किया। अभी भी एक कंपोनेंट बचा हुआ है जिसको मैं 2-3 महीने बाद शिक्षा मंत्री के साथ बैठूंगा कि जो हमारे जिले के उपाध्यक्ष है जिला पंचायत के या जनपद के, वो शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। तो एक तरफ अधिकारों को वापस करना और दूसरी तरफ उन्हें कर्तव्यों के प्रति सजगता लाना कि भाई साहब आपको साल भर में अगर एक पंचायत को 40 लाख रुपए मिलते हैं तो आपका सहयोग कितना है, आपका कम उसमें हिस्सेदारी कितनी है, जरा उसको बढ़ाइए तो फिर आत्मनिर्भर कहलाएंगे आप। अन्यथा दूसरा कोई देगा और आप खर्च करके खा पी के फुर्सत हो जाएंगे। तो मेरा जो स्लोगन था यही था कि आत्मनिर्भर पंचायत और समृद्ध मध्य प्रदेश। और गांव समृद्ध होंगे, आत्मनिर्भर होंगे तो प्रदेश तो समृद्ध हो जाना है, इसमें कोई दो मत। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग यही बातें जो है बार बार वो कहते हैं। और जिस तरह से आप अपने विभाग को देख रहे हैं, आने वाले समय में इसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जैसे मैंने माना है कि हम बाकी चीजों को थोड़ा भी प्राथमिकता ना दें, हम प्राथमिकता दें कि अगर मेरी पंचायत में, किसी पंचायत में 1400 से ज्यादा है जहाँ पंचायत भवन नहीं है, तो क्या मैं 2 साल में उनको दे पाऊँ? फिर सामुदायिकता के लिए सामुदायिक भवन है, जहाँ जमीनें हैं वहाँ पर हम उनको दे दें। कन्वर्जेंस के माध्यम से जो हमारे सामुदायिक स्वच्छता परिसर है वो उसके भीतर बन जाएं ताकि उसका सदुपयोग हो सके, साफ सफाई हो सके। फिर टैक्सेशन की तरफ हम आगे बढ़ें। वो जो जमीनें खाली पड़ी है, जनपद की हो, पंचायत की हो, अगर कोई कमर्शियल उसमें
काम हो सकता है जिससे उस पंचायत की, जनपद की या जिला पंचायत की आय बढ़े, उसके लिए हम समग्र रूप से विचार कर रहे हैं। और हमने डिज़ाइन बदली है पंचायत भवन की और सामुदायिक भवन की। आने वाले 50 साल तक पंचायत भवन उपयोगी होना चाहिए। उसमें अगर ई पंचायत है तो कंप्यूटर का रूम सेपरेट होना चाहिए। रिकॉर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है पंचायत, वहाँ रिकॉर्ड रूम कहीं नहीं मिलता। एक बेहतरीन स्ट्रांग रूम जैसा रिकॉर्ड रूम हो ताकि उसके दस्तावेज बरसों तक आर्काइव जैसे रखे रहें। फिर उसके बाद मीटिंग हॉल है, बाकी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही सामुदायिक भवन और पंचायत भवन दोनों के हमने नक्शे बदलवाए हैं और वन टाइम पैसा देंगे, आप बनाइए और अपनी सामुदायिकता का और अपने एडमिनिस्ट्रेशन का काम बेहतर ढंग से करिए। जी, बहुत सारे आपने कार्य योजना तय करके रखे हुए हैं। सर, अगर इस बार की मंत्रिमंडल की बात करूं, आप जैसे वरिष्ठ लोग तो हैं ही, लेकिन नए चेहरे बहुत सारे हैं। लगभग 17 पहले में थे, अभी भी जैसे कांग्रेस से जो आए रामनिवास रावत जी, उनको भी लिया गया। उसके बाद लगातार जो है विरोध के स्वर सुनने को मिल रहे हैं। और जो नए लोग हैं, जो नए चेहरे हैं, हालांकि हर वक्त नए लोगों को तो चांस मिलना चाहिए, लेकिन 17 नए चेहरे, हालांकि आप जैसे वरिष्ठ लोग भी हैं। मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीखने वाले को पहला वाला हो, दूसरे वाला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो विषय को समझता है, मंत्रालय को समझता है, अध्ययन करता है, जानकारी रखता है और जरूरत पड़ती है तो मार्गदर्शन लेता है। ब्यूरोक्रेसी से अगर वो और चीज़ों को सीख सकता है तो बहुत कठिन समय नहीं होता, कोई महीने भर पढ़ने जैसा नहीं होता। अगर ईमानदारी से सीरियसली रिव्यू करे, हफ्ते भर अगर मंत्रालय को आदमी समझे और सुने, बोले ना, अगर नया है सुनो, पहले एक बार जानो तो सही कि मंत्रालय है क्या। अगर मुझे नहीं आता, जैसे मैं ऊपर केंद्र में राजनीति करता था तो मुझे टर्म्स नहीं याद होते हैं अभी भी, कि नीचे जो पंचायत पर काम होते हैं, कोई फाइल कहता है, फाइल मतलब वो तो वो ले आया और पैसा दे दो। मैं कहता हूँ बाहर भाई दुकान बंद हो गई है। तो अब ये चीजें मुझे ही समझ नहीं आती है तो मैं पूछता हूँ। अब वो NRLM में ऐसे टर्म्स है जो मुझे समझ नहीं आते, मैं मुझे पूछता हूँ भाई ये क्या है, ये बताओ। एक बार वो बताते हैं, जब विषय आपके ध्यान में आता है तो वो ध्यान होता है कि भाई ये इससे कारण होता है। लेकिन अपन कहेंगे पहले दिन से पता है, ये झूठ है, गलत। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बात कही। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, आपकी जो राज्य मंत्री है राधा सिंह, उन्होंने बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आप उनको हर मीटिंग, हर ऐसी चीज जहाँ पे आपके विभाग से कंसर्न होता है, आप उनको सूचना देते हैं, बुलाते हैं, उनको एक इंक्लूसिव करके रखते हैं, जो कि बाकी जो राज्य मंत्री हैं उनकी ये आम शिकायत है कि उनके जो सीनियर मंत्री हैं वो उनको समाहित नहीं करते। तो मुझे नहीं पता, मैं आपकी बता रही हूँ। राधा सिंह जी जिला पंचायत के अध्यक्ष रही है, पढ़ी लिखी है, जिस परिवार से वो आती हैं उनका अनुभव और काम करने का तरीका बड़ा है। जिस क्षेत्र से वो आती हैं वो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और इसलिए मैं ये मानता हूँ, मैं तो उनको आग्रह करता हूँ कि आपको प्रश्नों को उत्तर भी देने चाहिए। और मैं उनको अब एक विभाग काम के लिए देना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप बताओ, पर वो अभी पता नहीं क्यों स्वास्थ्य के कारण संकोच कर रही है। लेकिन अभी मैं नोटिफिकेशन करने वाला हूँ कि ये काम आपको ही करना है, आप ही को देखना और जवाब भी आपको देना होंगे। और मैंने कहा एक बार खड़े होकर जवाब दो, जब होगा तो मैं स्टैंड बाई में मैं हूँ, मैं उसके जवाब बहुत अच्छी बात है। मतलब राज्य मंत्री के स्टैंड बाई में कैबिनेट मंत्री। मुझे लगता है कि इनिशिएशन यही ऐसा ही होता है। हिचक भर है, बाकी वो समझदार है, काम को समझती है, बातें करते समय मीटिंग में वो समझ रखती है। सर, रामनिवास रावत जी को जिस तरह से मंत्री बनाएगा उसको लेकर बहुत विरोध के सुर हैं, और ये जो कांग्रेस से पलायन करके बीजेपी में शामिल करना, इससे लगता है एक असंतुलन है जो आप जैसे पुराने वरिष्ठ जो लगातार सालों से बीजेपी में जुड़े रहे हैं और नए नए जो लोग कांग्रेस से आ रहे हैं। रामनिवास रावत बेहद योग्य और अनुभवी नेता है। जब वो कांग्रेस के पक्ष में बैठते थे तब भी मैं उनके बारे में यही राय रखता था जो आज रख रहा हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनको मंत्री बनाना बिल्कुल सही फैसला है। कौन नाराज है मुझे नहीं पता, लेकिन उस नाराजगी का कोई मायने नहीं है। वो इतने अनुभवी व्यक्ति है और इतने अच्छे व्यक्ति है। कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी बोलने में, उनके अलावा कोई और था नहीं। तो जब मैं उनको सुनता था तब भी मैं कहता था कि वो योग्य व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, एक अनुभवी नेता है, उनको सरकार में रखना ही चाहिए था। मुझे नहीं लगता था कि MLA बनाकर उनको बिठाना, तो ये उनकी योग्यता के साथ में न्याय होता। और असंतुलन नहीं है जिस तरह से लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं? मुझे कोई असंतुलन नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी में आइडियोलॉजी विचार का इतना बड़ा समुंदर है कि जो उससे सहमत होगा वही उसमें समरस हो पाएगा। इसलिए इसकी चिंता किसी और को करनी नहीं चाहिए। कोई बार
हम व्यक्तिगत तौर पे खुद को ध्यान में रखकर जब सोचते हैं तब शायद कोई रिएक्शन रहता होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। सर, अभी जैसे बांग्लादेश के हालात हैं और जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान आए, चाहे वो हम केंद्र में देखें सलमान खुर्शीद, यहाँ पे भी स्थानीय नेताओं के सज्जन सिंह वर्मा की, ऐसे हालात भारत में भी हो सकते हैं। कोई प्रधानमंत्री निवास में घुस सकता है, कोई मुख्यमंत्री निवास में घुस सकता है, करप्शन चारों बगल है। कैसे देखते हैं इस तरह के बयान, अगर हम इसको कह सकते हैं कि तरह से प्रोवोकेटिव हैं? देशद्रोह की परिभाषा में आते, और ये छोटी बात नहीं कह रहा हूं, ये बड़ी बात है। दुख इस बात का है कि बांग्लादेश की तुलना भारत से करना भारतीय लोकतंत्र का अपमान है, यहाँ के मूल्यों का अपमान है। उकसाने की कार्रवाई तो बहुत छोटा शब्द है, ये देशद्रोह है और ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। और मैं इतना ही कहूंगा कि उन्हें जिस परिवेश में कहा है तिरंगा यात्रा, तिरंगा हर घर तिरंगा का आह्वान अगर प्रधानमंत्री ने किया और देश की आज़ादी के 75 साल में पूरे देश ने क्या, पूरी दुनिया ने देखा उस चित्र को, उस पर अगर आप ये कहते हैं कि हम अपना छुपाने के लिए, अरे राष्ट्रीय पर्वों पर तो एक टाइम का भोजन जिनको मिलता रहा है वो भी तिरंगा फहराने में गर्व महसूस करते हैं, उसको राजनीतिक रंग देकर इस भाषा को बोलना ये शर्मनाक है। और मैं, कोई नक्सलवादी कोई ये भाषा बोलता था तो हम कहते थे कि ये आतंकवादी है। आप तो पार्टी के नेता हैं, किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो ये देशद्रोह है। कांग्रेस की स्थिति में क्या कहेंगे, चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे यहाँ प्रदेश की बात करें? उनके नेता कुछ भी उल जलूल बोल जाते हैं, वो कहते हैं उनकी व्यक्तिगत राय है। तो राय ऐसे समय जो पार्टियां जो बर्ताव करती हैं, इसका मतलब है कि ना तो अनुशासन है ना अंकुश है। और मैं मानता हूं कि जिसके पास अनुशासन नहीं है, वो जो परिस्थितियां कांग्रेस की बनी थी, जो उसी में आत्ममुग्ध हैं, ऐसा मुझे लगता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके फोटोज देखे थे आपके फैमिली के साथ पहाड़ों में घूमते हुए। तो प्रहलाद पटेल एज ए पॉलिटिशियन तो हमने आपको बहुत देखा हुआ है, बहुत अलग अलग रूप में देखा है, कभी भाषण देते हुए, कभी सदन में बोलते हुए, कभी अन्य जगह पे पॉलिटिकल रैलीज में। एज ए पर्सन कैसे हैं? मेरे पास परिवार के देने के लिए समय बहुत कम है, हमेशा। 35 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन जनप्रतिनिधि का है। पार्टी की मैं बात करूंगा तो मुझे 42 साल हो गए काम करते हुए। मैं परिवार को समय नहीं दे पाता, बहुत बच्चे छोटे थे तब भी नहीं, पर जब भी देता हूँ तो पूरा समय देता हूँ। अगर दिन भर हूँ, मैं जबलपुर जाता हूँ तो मैं कभी किसी से मिलता नहीं अपने निवास पर, वहाँ परिवार के साथ रहता हूँ। अगर मैं अपने गुरुदेव के स्थान पर जाता हूँ तो कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, सब सस्पेंड करता हूँ और पूरी तरह से सेवक के नाते काम करता हूँ। मेरे जीवन में मेरा संकल्प है, जो काम करना है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना। अगर मैं पथिक होने के नर्मदा सफाई करता था तो मजदूर उतना काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा ऐसी मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे संतुष्टि है कि ईश्वर ने मुझसे उतना काम कराया। तो मैं मानता हूं कि जो काम आप करें, दुनिया में पूरे 24 घंटे राजनीति का लवादा पहन के घूमना, मैं इससे सहमत ना था, ना हूं और ना रहूंगा। और इसलिए जब कभी आपको अवसर ऐसे मिलते हैं, कुछ लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम पूरे समय करते हैं, तो नरेंद्र मोदी की कॉपी कोई ना करे। नरेंद्र मोदी है, लेकिन हम तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, तो हम त्यौहार मनाने के लिए अपने माता पिता के पास जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। मैं अपनी पत्नी बच्चों के साथ हूँ तो फिर उन्हीं के साथ हूँ, बाकी लोगों को मुझसे मैं कह देता हूँ भाई क्षमा चाहता हूँ। तो मुझे लगता है इसमें कोई दोमत नहीं है। अगर साल में आप 2-3 दिन अपने परिवार को ऐसे दे देते हो तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, दुनिया चलेगी। तो मैं उतना ही करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं करता। आपने स्वदेश न्यूज के इस कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी जाते जाते आप स्वदेश न्यूज के दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो। मैं ये कहूँगा कि एक संवाद, अच्छे संवाद चलते रहने चाहिए। आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम भी बरसों से आपको देख रहे हैं, और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये संवाद जनता तक पहुँचते हैं तो कुछ जो अनुभव आते हैं वो हमको भी सिखाते हैं, और कुछ बातें जो हम लोग करते हैं वो जनता को पता चलती है, तो एक भरोसा भी पनपता है। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दर्शकों, हमने आज आपको मिलवाया प्रहलाद सिंह पटेल से। अगर इसको हम कह सकते हैं तो बहुत अनप्लग्ड तरीके से बातचीत हुई, बहुत बेझिझक होके उन्होंने बातचीत करी, अपनी ऐसा लगा जैसे दिल से उन्होंने बातें की, पूरा बताया कि कैसे वो हैं एज ए पॉलिटिशियन, क्या सोचते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते। कुछ सोचते हैं तो वो ठान लेते हैं तो करते हैं, रिजल्ट की नहीं चिंता करते। कभी
पार्टी ने भी उन पे हर वक्त भरोसा जताया है। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।